नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल अकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेक्शन 421 ऑफ द सीआरपीसी, जो अब हो चुका है सेक्शन 461 में। क्या इसमें कुछ चेंज किया गया? यस, एक लाइन चेंज की गई है। क्या उसका कोई इफेक्ट है? नो, वो क्लैरिफिकेशन है बस, वो ड्राफ्टिंग से रिलेटेड है। जो एक्सप्लेनेशन पहले था वही एक्सप्लेनेशन अब काम करेगा। जो इंपॉर्टेंस पहले थी वही इंपॉर्टेंस अब है। देखिए, ये जो सेक्शन है ये डील करता है कि जब फाइन के लिए पनिशमेंट दिया गया हो, व्हेन एन ऑफेंडर हैज बीन सेंटेंस टू पे फाइन। यदि एक व्यक्ति को ये आदेश दिया गया है, सजा दी गई है कि तुम्हें फाइन पे करना है, तो उसकी रिकवरी किस तरीके से हो सकती है। पहले भी यही इसका ऑब्जेक्टिव था इस सेक्शन का, अब भी है। 421 सीआरपीसी और 461 बीएनएसएस सेम है। अब चेंज क्या किया गया सर? फिर एक लाइन इन्होंने जोड़ दी जो आपके इसमें रेड कलर की है। देखिए, ये क्लैरिफिकेशन समझ सकते हैं इसको और अच्छा तरीके से समझाने के लिए बस। बट नो सच पेमेंट हैज़ बीन मेड, ये लाइन ऐड कर दी गई है बस। क्या कि अगर किसी व्यक्ति को फाइन पे करने का सेंटेंस दिया गया हो, यानी कि उसको जुर्माना भरने का दंड दिया गया हो और वो नहीं भरता है, तो रिकवरी कैसे होगी। तो ये लाइन इन्होंने ऐड कर दी है। पहले ये लाइन नहीं थी, सिंपली ये था कि अगर किसी ऑफेंडर, ये ग्रीन लाइन थी, व्हेन एन ऑफेंडर हैज़ बीन सेंटेंस टू पे फाइन, तो कोर्ट किस तरीके से उसको रिकवरी करेगी। अब भी वही रिकवरी के जो मोड हैं वो अभी भी सेम है। पहले भी यही था। रिकवरी कब करती है कोर्ट? जब पेमेंट नहीं की है। तो इन्होंने इस बात को और थोड़ा स्पष्ट करने के लिए ऐड कर दिया गया है कि उसको दंड दिया गया है फाइन पे करने का और उसने वो पेमेंट ऑफ फाइन नहीं की है, तो अदरवाइज एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा, इफेक्ट सेम रहेगा। ठीक है, चलिए कीजिए क्लास शुरू। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 421। प्लीज सी दिस साइड। वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन। जब फाइन किया गया हो तब कैसे उसकी वसूली की जाएगी और तब उसको एग्जीक्यूशन कैसे होगा। अभी आपने देखा था इससे पहले एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एग्जीक्यूशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट कैसे होगा। और एम नाउ थर्ड कैटेगरी आ गई कि व्हेन दी पनिशमेंट इज ऑफ फाइन ओनली, जब फाइन की बात की गई हो तब कैसे उसका वो एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। व्हेन एन ऑफेंडर हैज बीन सेंटेंस टू पे ए फाइन, जब किसी व्यक्ति को यह दंड मिला हो कि वो फाइन पे करेगा, तब क्या होगा। द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस मे टेक एक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ द फाइन इन ईदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग वेज, दैट इज टू से, जो जिस कोर्ट ने वैसा ऑर्डर किया है फाइन का, वो निम्नलिखित दो प्रकार से उसकी वसूली कर सकती है। ऐसे फाइन की वसूली करने के लिए निम्नलिखित दोनों में से कोई एक प्रक्रिया या दोनों ही तरीके अपनाए जा सकते हैं। और ये कौन कौन से तरीके हैं, इन तरीकों पर से आपसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सही है। पहली बात क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल बात है, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस पॉइंट पर। क्या? इशू ए वारंट फॉर द लेवी ऑफ द अमाउंट बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कौन सी है? केवल मूवेबल प्रॉपर्टी। और यहीं से क्वेश्चन आएगा कि फाइन को वसूलने के लिए अटैचमेंट कौन सी प्रॉपर्टी का करा सकती, अटैचमेंट एंड सेल कौन सी प्रॉपर्टी कर सकती कोर्ट? मूवेबल, इमूवेबल, बोथ। आंसर इज ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी का। तो बना नहीं बना प्रीलिम्स से क्वेश्चन। यहाँ से आपको अगर एक बार पढ़ लिया आपका क्वेश्चन हो गया। चार इतना याद करना है आपको, पूरी लैंग्वेज रटनी नहीं है। 421 में फाइन के पनिशमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए कोर्ट मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट एंड सेल करा सकती है, सिंपल। दूसरी बात क्या हो गई? इशू ए वारंट टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उस जिले के कलेक्टर को वारंट इशू कर सकती है। क्या? टू रियलाइज द अमाउंट एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि वह उस फाइन को इस प्रकार से वसूले जैसे कि वो लैंड रेवेन्यू हो। समझ में गई? कौन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आदेश दिया जा सकता है कि आप वसूलेंगे इस व्यक्ति से, जो फाइन का अमाउंट है आप वसूलेंगे। ठीक है, और कैसे वसूलेंगे? जैसे कि आप लैंड रिवेन्यू की वसूली करते हैं, आप एरियर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू कर लेंगे, है ना। और कैसे करते हैं आप?
फ्रॉम द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोथ ऑफ द डिफॉल्टर, डिफॉल्टर की मूवेबल और इमूवेबल दोनों। तो अब आपके लिए ये दुविधा हो गई, जो नॉन रिविजनिस्ट हैं, जो लोग रिविजन करने में अपनी शान ओछी समझते हैं, उनके लिए धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि पहले में ऑप्शन क्या है, केवल जंगम संपत्ति, ओनली मूवेबल, और सेकंड ऑप्शन में दोनों प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जब नाम आ जाएगा, जब लैंड रिवेन्यू की बात करेंगे, तो फिर वो दोनों ही प्रॉपर्टी से वसूली कर सकते हैं। और जब कोर्ट को केवल आदेश क्या है सीधा, कि आप उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच एंड सेल करा करके फाइन की वसूली कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स का बनता है, कर लेंगे। इनमें मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, आपको लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है, उस तरह से कॉमन लगा के एग्जैक्ट लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है। धारा, फाइन 421, फाइन, एग्जीक्यूशन ऑफ फाइन, दो तरीके, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एज एरियर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू। 4-5 शब्द याद रखने हैं बस, बार बार यही रिपीट करने हैं। आगे पढ़ते हैं, देखिए, लेकिन खासकर अब कलेक्टर को वारंट इशू हो सकता है, लेकिन कलेक्टर के पास, कलेक्टर के लिए भी एक रेस्ट्रिक्शन है। वो क्या है, 421 क्लॉज 3 के साथ, अभी पढ़िए उसका जो प्रोविजो है कैसे है, प्रोवाइडेड दैट नो सच वारंट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ प्रिजन, डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ द ऑफेंडर, कि जो कलेक्टर साहब जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो उनको वो जेल में नहीं डालेंगे, बस वो ये काम नहीं कर सकते वो। तो ये ध्यान रखना आप लोग, प्रोवाइडेड दैट नो सच वारंट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय द अरेस्ट और डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ द ऑफेंडर, अपराधी को जेल में डाल करके आप वसूली नहीं करेंगे, बस ये शर्त है कलेक्टर साहब को। बाकी सारे तरीके अपना लीजिए, आप अटैचमेंट कीजिए, सेल कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जेल में नहीं डालेंगे उसको आप। सही है, कर लेंगे। अब आ जाइए, फिर वापस आइए उसी बात पर, जरा खास बात 421 में जो प्रोविजो है क्या है, प्रोवाइडेड दैट इफ द सेंटेंस डायरेक्ट दैट इन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द फाइन द ऑफेंडर शैल बी इम्प्रिजन्ड। अगर सजा में ही ये बात लिखी गई है क्या, कि इस व्यक्ति ने यदि फाइन नहीं दिया, फाइन पेमेंट करने का डिफॉल्ट करता है, उस दशा में इसको फिर दोबारा इन डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट करा जाए, द ऑफेंडर भी इम्प्रिजन्ड, जेल में डाला जाए कब, इफ द इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ही कैन बी इम्प्रिजन्ड। अगर सजा ऐसे दे दी गई है और उस व्यक्ति ने वो सजा भी काट ली, एंड इफ सच ऑफेंडर हैज अंडरगोन द होल ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट, इसे कहते हैं इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट। इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट का मतलब यह है कि आपको मान लीजिए 3 साल तक की सजा दी गई थी और ये कहा गया था कि आपको 10,000 का फाइन भरना है, और उसमें यह कहा गया कि अगर इन्होंने फाइन नहीं भरा तो फिर 3 साल का 1/4 कितना हो गया, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स तक के लिए इनको फिर जेल में रखा जाए, 3 इयर्स प्लस 9 मंथ्स हो गए अभी। सही है, तो जो 9 मंथ्स है उसको हम बोलते हैं इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। कितने लोगों को समझ में आया, रेज हैंड। सही है, तो अब जो 9 महीने 9 मंथ है, अगर उसने 3 साल भी काट लिए और 9 महीने ये भी काट लिए, इन डिफॉल्ट खत्म हो गया। अब तो भाई तब क्या होगा, नो कोर्ट शैल इशू सच वारंट, फिर आप वसूली के वारंट इशू नहीं करेगी, कोई भी कोर्ट वसूली के वारंट इशू नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो इम्प्रिजनमेंट हो चुका, इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन का तो आया, जेल कटा है अपनी वो, फिर क्यों। लेकिन इसका अपवाद है, यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स का आएगा, अनलेस फॉर स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, जब तक कि विशेष कारण ना हो ऐसे इन राइटिंग, इट कंसिडर्स इट नेसेसरी टू डू, जब तक कि कोर्ट को ऐसा कोई विशेष कारण नजर ना आए, जिस उन कारणों को फिर लिखित रूप में दिया जाएगा, कोर्ट लिखेगी, तो तब कोर्ट ऐसा कर सकती है, जनरली नहीं करेगी। बट इफ देर आर स्पेशल रीजंस फॉर टू डू सो, इट कैन बी डन। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा लॉजिक से अलग जाती है, इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का, है ना। या और अनलेस इट हैज बीन मेड एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और कंपनसेशन आउट ऑफ द फाइन अंडर सेक्शन 357, सेक्शन 357 सीआरपीसी।
सेक्शन 357 क्या कहता है कि कंपनसेशन दिलाया जा सकता है, सही है। अगर यही ऑर्डर में ये लिखा हो कि इसके फाइन से कंपनसेशन दिलाया जाएगा, इसके फाइन से उसको एक्सपेंसेस दिलाए जाएंगे, अगर ये ऑर्डर 357 में हो रखा है तो ऐसी दशा में वसूली के लिए वारंट इशू किए जा सकते हैं उसके लिए। तो ये दो अपवाद हो गए, 2 एक्सेप्शंस। अब समझिए क्या था। देयर वॉज एन ऑर्डर फॉर इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। पहली बात, इन डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट हो गया और उसने सजा काट ली। अब वो ये सोच रहा है कि भाई एक लाइन मैंने पढ़ रखी है, वो क्या है, नो कोर्ट शैल इशू सच वारंट। अब कोई भी कोर्ट ऐसा वारंट इशू नहीं करेगी। ऐसा कैसा? वसूली वाला। वसूली कैसे करेगी? बाय अटैचमेंट इन एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी या कलेक्टर से, है ना। ये तो बात थी। अब क्या है कि अब मैं फ्री हो गया, अब 9 महीने और कटाया, चलिए अब मुझे फाइन देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि ऐसे करने के विशेष कारण हैं, तब भी कोर्ट ऐसा कर सकती है, क्योंकि लैंग्वेज यही कह रही है, अनलेस फॉर स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इट कंसिडर्स इट नेसेसरी सो टू डू। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है विशेष कारण है। या दूसरी बात, 357 सीआरपीसी में अगर ये ऑर्डर हुआ था कि आउट ऑफ द फाइन एक्सपेंसेस और कंपनसेशन दिलाया जाएगा, तो तुम तो जेल तो काटा है भाई इससे खर्चे कहां से आएंगे, इसको कंपनसेशन कहां से मिलेगा ना, बेचो, सही है। तो हो सकता है, तो इन दोनों बातों को प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनपी फॉर प्रीलिम्स लिख लीजिए। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशियल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग। एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है। ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।